हाय फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई सामान बाहर से मंगवाने जा रहे हो तो फिलहाल आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है जिस सामान को आप खरीदने जा रहे हो वो सामान क्या आपका इंडिया में भी इंपोर्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अगर आपका सामान कस्टम में पकड़ा गया या कस्टम में चला गया तो ऐसे केस में आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसको छुड़वाने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो फिलहाल आप यहाँ पर लीगली तो उसको यहाँ पर निकलवा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप जिस सामान को मंगवा रहे हो क्या वो सामान आपका इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, जितना समय आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में सामान को खरीदने में लगाते हो दोस्तों, उससे थोड़ा सा आप यहाँ पर चेक कर लें कि क्या आप इस सामान को इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो। अगर करवा सकते हो तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो आप उस दिक्कत को कैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे। क्योंकि हम लोग अधिकतर जो समय होता है वो शॉपिंग में लगा देते हैं, सामान को सर्च करने में लगा देते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर अच्छी डील मिल रही है, कहाँ पर मुझे सस्ता पड़ेगा, कहाँ पर क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं। वहाँ तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब टाइम लगाते हैं। बट जब हम लोगों की बारी आती है इंपोर्ट करवाने की, सामान को मंगवाने की, तो हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि यहाँ पर कस्टम में अगर ये सामान फंसता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखें। अब सेकंड चीज़, अगर आपको ऑप्शन मिले परचेजिंग के टाइम पर कि आप इंडियन रुपीज़ में पे कर सकते हो तो आप इंडियन रुपीज़ को यहाँ पर प्रेफर करें। ऑल्दो यहाँ पर जो रेट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट अगर आपने कहीं सामान को वापस कर दिया तो ऐसे केस में आप जो बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है, बहुत बड़ी यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस लगती है, बैंक जो यहाँ पर काटता है, उससे बच जाओगे। तो होता क्या है, जब आप किसी सामान को खरीदते हो, डॉलर में खरीदते हो, तो बैंक आपका कन्वर्जन फ़ी काटता है। कन्वर्जन फ़ी यहाँ पर जैसे सिटी बैंक करीबन 3.5% काटता है। तो एग्जैक्टली जो डॉलर का रेट सबसे ज़्यादा होता है महीने में, उस पर वो आपको बिल अप करता है और साथ में 3.5% का यहाँ पर कन्वर्जन फ़ी काटता है। अब अगर आपका सामान वापस हो गया और पैसे वापस आए तो ऐसे केस में जो पैसे वापस आएंगे उस पर भी कन्वर्जन फ़ी कटेगी और साथ में डॉलर का वो रेट आपको दिया जाएगा जो उस महीने का सबसे कम है। तो फिलहाल आप चेक कर ले, अगर आप यहाँ पर पेमेंट रुपीज़ में करते हो तो आप यहाँ पर करीबन 7% की जो ट्रांजेक्शन फ़ी है या फिर आपकी कन्वर्जन फ़ी है उससे आप यहाँ पर बच जाओगे। और तीसरा, यहाँ पर अगर आप अपने सामान को कस्टम से बचाना चाहते हो, मतलब कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करना चाहते हो, तो ऐसे केस में जो सामान की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी यहाँ पर 10,000 रुपये से नीचे होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो कस्टम के पास जा सकता है, ये लक पर डिपेंड करता है। अगर नहीं किया तो आप पर कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी, अगर चला गया तो मे भी आपको यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो फिलहाल अपनी जो शिपमेंट है उस सेलर से कहें कि आपका जो शिपमेंट है उसकी जो प्राइस है थोड़ा सा कम कर दें, मतलब कि करीबन 10,000 रुपये से नीचे ही रखें। और अगर आपका सामान यहाँ पर गिफ्ट या एज ए सैंपल आता है तो ऐसे केस में भी आप यहाँ पर कस्टम ड्यूटी से बच सकते हो। बट दोस्तों ये सब लक पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है आपने सामान सैंपल या गिफ्ट की फॉर्म में मंगाया, बट कस्टमर वालों को लगा कि नहीं कि ये आपकी रिटेल शिपिंग है, ना कि आपकी गिफ्ट और सैंपल्स हैं, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो फिलहाल इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखें। और चौथा, यहाँ पर अगर आप शिपमेंट मंगवा रहे हो तो यहाँ पर प्रेफर करें इंडियन पोस्ट को, क्योंकि इंडियन पोस्ट कई सिनेरियो में यहाँ पर कस्टम से आराम से क्लियर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू DHL और फीडेक्स। क्योंकि दोस्तों इंडियन पोस्ट में जो पैकेज आते हैं बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो पैकेज है वो यहाँ पर आराम से निकल जाता है। बट यहाँ पर अगर आप DHL फीडेक्स से आते हो तो उसके साथ बिल आता है, उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ पर स्कैन होती हैं। तो फिलहाल ऐसे केस में कस्टम के साथ फंसने के आपके चांसेस रहेंगे। और पांचवा, यहाँ पर अगर आप ऐसे किसी सामान को मंगवा रहे हो जिसकी यहाँ पर वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही शिपिंग को इंक्लूड करने के बाद, तो ऐसे केस में जो आपका सामान है वो आपका ऑटोमेटिकली कार्गो मोड पर चला जाएगा। और कार्गो मोड की जो शिपमेंट होती है उसको यहाँ पर क्लियर करवाना है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पैकेज यहाँ पर काफ़ी कठिन होती है, ज़्यादा पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है और इवन कस्टम वाले उस पर खासकर ध्यान रखते हैं। तो फिलहाल चेक करें कि आप अगर कोई ऐसा सामान मंगा रहे हो, लेट्स सपोज आपने एक लैपटॉप मंगा लिया, उसकी कीमत यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर हो रही है, तो फिलहाल ध्यान रखें कि अगर आपका ये शिपमेंट इंडिया में रीच करता है और कुरियर कंपनी इसको एज ए कार्गो लेती हैं तो फिलहाल आपको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इससे बचने का एक ही तरीका है, शिपर से कहें कि जो शिपमेंट है उसकी जो प्राइस है उसको थोड़ा कम करें, या फिर जो भी आप यहाँ पर आपस में डील करते हो तो फिलहाल उस डील के हिसाब से यहाँ पर शिपमेंट करवाएं, नहीं तो आपका सामान कार्गो मोड पर जाएगा और कार्गो मोड पर आपको ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। और छठा, यहाँ पर आप कहीं से भी सामान मंगवा लें, बट इस चीज़ का ध्यान रखें जिस सेलर से आप सामान मंगवा रहे हो वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करे।
क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर कोई दिक्कत आती है और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो सेलर और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई वहाँ से इंक्वायरी पूछ रहे हो, आप उनसे कुछ पूछ रहे हो तो आपको जवाब दे, ना कि वो टामाटोल करे। तो फिलहाल आप ऐसे सेलर को चूज़ करें जो कि यहाँ पर काफ़ी रिनाउंड सेलर हो, काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक हो और आपसे वो कम्युनिकेट करे, टच करे। और अगर आप किसी सामान को यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हो और कस्टम से बचने के लिए सोच रहे हो कि मैं उसको अंडर प्राइस करके मंगवाऊँ, तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा देखें कि इंडिया में कहीं वो सामान बिक तो नहीं रहा, किसी इंडियन साइट पर उसकी प्राइस तो मेंशन नहीं, क्योंकि ऐसे केस में आपको यहाँ पर हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसे केस में आपका जो डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है, जहाँ से आप सामान मंगा रहे हो और इंडिया में किस प्राइस में बिक रहा है, वो भी यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती है। तो फिलहाल आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप सामान को इंपोर्ट करवा रहे हो और अगर वो सामान आपका इंडिया में बिक रहा है, चाहे वो आपका यहाँ पर ebay.in पे ही क्यों नहीं बिक रहा हो, तो फिलहाल इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी जो प्राइस है और आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर ज़्यादा डिफर ना करे। अगर ज़्यादा डिफर करती है, मतलब कि अगर आपकी प्राइस कम होती है और उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में आपको बैलेंस प्राइस को यहाँ पर पे करना पड़ता है। मतलब कि जो डिफरेंस है उसको पे करना पड़ता है और साथ में उस पर ड्यूटीज़ भी देनी पड़ती है। तो ऐसे केस में आप पर एक बहुत बड़ा फाइन लग जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिलहाल दोस्तों ये रही मेरी तरफ से कुछ टिप एंड ट्रिक्स, अगर आप यहाँ पर कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करवाने जा रहे हो। बाकी दोस्तों सब लक पर डिपेंड करता है। लक अच्छा है तो आपका जो सामान है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर लक आपका यहाँ पर बैड चल रहा है तो यहाँ पर दिक्कतें काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस यही है पिछले 5 सालों में कि यहाँ पर मैंने 40, 50, 60, 80 हज़ार रुपये तक का भी सामान मंगाया, कस्टम से आराम से क्लियर हो गया, कोई ड्यूटीज़ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि मैंने यहाँ पर 5 या 6 हज़ार रुपये का सामान मंगाया और उस पर मैंने एग्जैक्टली 6 हज़ार रुपये की ही ड्यूटीज़ दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो फिलहाल आपको भी इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतें। जितना आपने समय यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में सामान को ढूंढने में लगाया, उससे थोड़ा सा समय आप यहाँ पर इंपोर्ट के बारे में भी जानने में लगाएं। हालांकि ये हमारे सिस्टम की गलती है। एजुकेशन में हम लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब बेसिक एजुकेशन में क्लास 10th या क्लास 12 तक। तो फिलहाल ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। कोई हमें ये नहीं बताता कि अगर मैं इसका मर्डर कर दूँ तो मुझे इसके मर्डर करने के बाद क्या यहाँ पर सज़ा होगी, क्या सज़ा नहीं होगी। तो फिलहाल इसके बारे में भी हमें कोई नहीं बताता। बस हमने कहानियों में, पिक्चरों में, सीरियल्स में देखा है, टीवी में देखा है, बट एग्जैक्टली एजुकेशन सिस्टम में हमारा कोई हमें ऐसे नहीं बताता है। तो फिलहाल ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पर गलती है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई बताता नहीं है। बट हमें कुछ अपनी तरफ से भी देखना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई सामान आप इंपोर्ट करवा रहे हो, चाहे वो आपका सामान यहाँ पर 10 रुपये का क्यों ना हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लें कि अगर आप सामान को यहाँ पर मंगाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरी तरफ से कुछ टिप एंड ट्रिक्स। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।